नमस्कार। श्री कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत। और आज हम जो कल की क्लास थी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने राजस्थान की 4 प्रमुख सभ्यताओं के बारे में जानकारियां प्राप्त की थी। उससे आगे आज बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कल की जो क्लास थी उसमें एक छोटी सी त्रुटि हुई है। जो स्लिप ऑफ पेन था वो आप देखिए, कल जब हम बैराट की सभ्यता पढ़ रहे थे, बैराट की सभ्यता, उसमें एक बात मैंने आपको बताई थी कि कैप्टन बाल्ट ने बाबरू का शिलालेख खोजा था। बाबरू गांव में जो शिलालेख मिला उसको विराटनगर के आसपास की पहाड़ियों में, वो शिलालेख 1837 में खोजा गया था। 1837 में। और त्रुटि ये हुई कि वहां पर 1937 लिखवा दिया था मैंने, तो इसको आप ध्यान दें, 1937 नहीं है, वो 1837 है। पहले इस त्रुटि में सुधार करें। और अब हम अगली सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगली जो सभ्यता है वो है बागोर की सभ्यता। हालांकि पहली क्लास में बागोर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि ये एक मध्यपाषाणकालीन स्थल है। बागोर की जो सभ्यता है ये कहां पर स्थित है? तो बागोर भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर। बागोर भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन सभ्यता है। और इसकी विशेषता क्या है? यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान की अगर बात करें हम, तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं। इतिहासकारों ने इस स्थल को आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय कहा है। आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय। प्रश्न पूछा जा सकता है किस स्थल को आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय कहा जाता है? तो आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय बागोर, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित एक प्राचीन सभ्यता स्थल है। और यहां के लोगों का मुख्य कार्य पशुपालन रहा था। और जो अब तक साक्ष्य मिले हैं विभिन्न सभ्यता स्थलों से, उनमें सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो बागोर से मिला है। बागोर भीलवाड़ा के बाद में बालाथल। बालाथल की सभ्यता यह है उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में वल्लभनगर तहसील है। तहसील में स्थित सभ्यता है। यहां से सांड और कुत्ते की मूर्तियां मिली है। सांड और कुत्ते की
मूर्तियां, सामान्यतया कुत्ते की मूर्तियां कुछ एक स्थानों पर ही मिली है, जिनमें से एक स्थल बालाथल है। बालाथल से कुत्ते की मूर्तियां मिली है। सामान्यतया इतना ही पूछा जाता है कि बालाथल कहां है, तो ये उदयपुर जिले में वल्लभनगर तहसील में स्थित है। बागौर और बालाथल के बाद में एक प्रमुख सभ्यता स्थल है नोह। नोह ये भी एक प्राचीन सभ्यता है और ये भरतपुर जिले में है। भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के तट पर स्थित सभ्यता है नोह की सभ्यता। भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के तट पर स्थित सभ्यता। इस सभ्यता की विशेष बात क्या है, यहां से कुषाण कालीन पक्षियों के चित्रांकन वाली ईंटें मिली है। कुषाण कालीन यानी कि प्राचीन सभ्यता के साथ साथ में कुषाणों के काल में भी ये जो सभ्यता स्थल है वो विकसित अवस्था में था और यहां से कुषाण काल की ईंटें मिली है। अगली जो सभ्यता है वो है सुनारी। ये झुंझुनू जिले में स्थित है। झुंझुनू जिले में स्थित लौह युगीन सभ्यता है। लौह युगीन सभ्यताओं में सुनारी और रेड का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और कई बार पूछा गया है सुनारी किस जिले में स्थित है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज इन सभ्यताओं के लिए वो कहां मिली है, किस जिले में स्थित है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी, इसके बाद में अगली सभ्यता है रेड। रेड की सभ्यता जो है ये टोंक जिले में स्थित है। रेड टोंक जिले में स्थित सभ्यता है। यहां से अब तक जो सभ्यता स्थलों से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें लोहे का सबसे बड़ा भंडार यहां से मिला है। लोहे का विशाल भंडार यहां से मिला है और साथ ही एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार भी यहीं से मिला है। भारी मात्रा में लोहा मिलने के कारण
इस सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहते हैं? तो प्राचीन भारत का टाटानगर रेड, और रेड कहां? टोंक जिले में है। रेड को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। का मतलब यह होता है कि इस स्थान की तुलना जमशेदपुर से की गई। आज जो भारत में जमशेदपुर की स्थिति है, वैसी स्थिति प्राचीन काल में रेड की रही होगी, इसलिए रेड को प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। अगली सभ्यता है रंग महल। हनुमानगढ़ जिले में स्थित सभ्यता है। रंग महल जो है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित इसकी विशेषता यह है कि यह एक प्राचीन सैंधव स्थल भी है। इसकी पहचान हड़प्पाई स्थल या सैंधव स्थल के रूप में की गई है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल और कुषाण शासक कनिष्क की मोहरें भी यहां से मिली है। कुषाण शासक जो कनिष्क था, उनकी मोहर यहां से मिली है। गुप्तकालीन साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। रंग महल, रंग महल के बारे में एक विशेष बात यह है कि इस सभ्यता की जो खोज है वो एक स्वीडिश दल ने की थी। स्वीडन से आए हुए जो आर्कियोलॉजिस्ट थे और उनके साथ में जो शोधार्थी आए थे, उन्होंने इस सभ्यता स्थल की खोज की थी। तो ये बात ध्यान रखें। रंग महल की खोज डॉक्टर फर्नारिड के नेतृत्व में स्वीडिश दल ने की। रंग महल सभ्यता की खोज स्वीडन से आए हुए, स्वीडन यूरोप में स्थित स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का एक देश है जो नॉर्वे का पड़ोसी है। तो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में स्थित यह देश स्वीडन है। वहां से दल यहां आया था और उन्होंने इस सभ्यता की खोज की। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए यह बताना उचित समझा। तो रंग महल की सभ्यता सैंधव सभ्यता के समकालीन भी है और उसके बाद की परवर्ती जो सभ्यताएं थी उस समय भी ये अस्तित्व में थी, कुषाण काल में भी थी और गुप्त काल में भी थी। अगली जो सभ्यता है रंग महल के बाद में वो है नलियासर। मैं इनको थोड़ा
जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि काफी लंबा कोर्स है राजस्थान के इतिहास का, अभी तो हम शुरुआत में ही हैं, इसलिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें मैं बताता जाऊंगा। नलियासर जो है वो जयपुर जिले में सांबर झील के तट पर स्थित सभ्यता है। नलियासर की सभ्यता पूछा जाता है किस जिले में है, या सांबर झील के आसपास स्थित कौन सी सभ्यता है, तो वो सभ्यता नलियासर की सभ्यता है। नगर या मालव नगर, नगर या मालव नगर, नगर को मालव नगर भी कहते हैं। ये सभ्यता स्थल टोंक जिले में स्थित है। मालव जनपद था जो कि टोंक, झालावाड़ और कोटा जिलों में विस्तृत था, लेकिन जो नगर या जिसे मालव नगर के नाम से जाना जाता है, ये कस्बा टोंक जिले में है और यहां से प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य यहां से हमें प्राप्त हुए। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि नगर या मालव नगर जो है वो किस जिले में स्थित है, तब हमारा उत्तर होता है कि ये टोंक जिले में स्थित एक सभ्यता है। उनियारा और निवाई, जो टोंक जिले में उनियारा और निवाई के आसपास वाला क्षेत्र है, वहां से रेड और नगर, ये दो महत्वपूर्ण सभ्यताओं के साक्ष्य मिले हैं। नलियासर नगर के बाद में अगली सभ्यता है तिलवाड़ा की सभ्यता। बाड़मेर जिले में स्थित है तिलवाड़ा। मल्लेनाथ जी का पशु मेला लगता है वहां पर। बाड़मेर जिले में लूनी नदी के तट पर स्थित सभ्यता है ये, और यहां से ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर के और 3री 4थी शताब्दी ईस्वी तक का यहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि ईसा से 3-4 शताब्दियां पहले यहां पर सभ्यता विकसित हो गई थी। ईसा से 3-4 शताब्दियां पहले का मतलब ईसा से 300-400 साल पहले, और ईसा के जन्म को हो गए 2025 साल। इसका मतलब यह होता है कि यहां पर 3000 साल पुरानी सभ्यताएं थी। जब हम ईसा पूर्व और ईस्वी सन की बात करते हैं तो ये एक चीज समझ लेनी बहुत जरूरी होती है। मैं अभी इन चीजों को, ईसा पूर्व, ईस्वी सन को आगे समझा दूंगा। 1-2 सभ्यताओं के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि ईसा पूर्व और ईस्वी सन में क्या फर्क होता है और आजकल उनके लिए कौन से शब्द प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अगली सभ्यता है नगरी। नगरी को मध्यमिका भी कहा जाता है। मध्यमिका, मजमिका या नगरी, ये चित्तौड़ जिले में स्थित है। चित्तौड़ जिले में स्थित सभ्यता का स्थल है ये, और यहां से सीवी जनपद के साक्ष्य मिले हैं। महाजनपद काल में और उसके बाद में जो जनपद थे भारत में, महाजनपद तो 16 ही थे, लेकिन छोटे छोटे और जनपद थे। उन जनपदों में से एक सीवी जनपद था, और सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो नगरी थी। और ये
जो सीवी जनपद था, ये आज की जो मेवाड़ का इलाका जिसे हम बोलते हैं, उस क्षेत्र में सीवी जनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका या नगरी हुआ करती थी। वहां से सीवी जनपद के टाइम के सिक्के और उनसे संबंधित पूरा वस्तुएं मिली है। इसलिए सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका एक प्राचीन सभ्यता स्थल रहा है। गिलुंड, जिसके बारे में अपन ने पहले ही दिन पढ़ा था, राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है। बनास नदी के तट पर ताम्रपाषाण और ताम्रयुगीन सभ्यताओं में शामिल की थी हमने। गिलिंद की सभ्यता है, इसके लिए ज्यादातर राजसमंद जिले के बारे में ही पूछा जाता है कि ये कौन से जिले में स्थित है, तो राजसमंद जिले में है और बनास नदी की घाटी में विकसित ये सभ्यता है, गिलिंद की सभ्यता। नलियासर, गिलिंद और तिलवाड़ा, ये हालांकि छोटे छोटे सभ्यता स्थल है, लेकिन इनके बारे में अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक जोधपुरा, जिसके बारे में अपन ने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि जोधपुर, जोधपुरा और देवधाम जोधपुरिया, ये तीनों चीजें अलग अलग है। तो जोधपुरा जयपुर जिले में स्थित सभ्यता स्थल, जयपुर जिले में स्थित ये सभ्यता का स्थल है। देवधाम जोधपुरिया टोंक में है और जोधपुरा जो है वो जयपुर जिले में है। ये प्रमुख सभ्यताएं थी जिनके बारे में अपन ने चर्चा की। वैसे छोटे छोटे जो, जैसे मैंने आपको बताया था, चीतबाड़ी भी है, साबणिया भी है, पुंगल भी है, तरखान वाला भी है, चक 84 भी है। तो उनके केवल आपको किस काल के हैं और किस जिले में स्थित है, ये बातें मैंने पहली क्लास में, जो हमारी शुरुआती क्लास थी, उसमें मैंने बता दिया था। अब हम सबसे पहले मैं एक चीज समझा देता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा कि ईसा पूर्व और ईसवी सन, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो इसके बारे में आप डिटेल से समझ लो, क्योंकि इतिहास को समझने के लिए काल का, सन संवत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम किसी भी घटना का सही काल निर्धारण नहीं कर पाते हैं। तो पहले जो इतिहासकार शब्द काम में लेते थे वो होता था ईसा पूर्व। इसके लिए हम ईपू, इतिहास की पुस्तकों में आप लिखा हुआ देखते हो ईपू लिखा हुआ होता है, और ईसवी के लिए केवल ई लिखा हुआ होता है। हिंदी में हम बात करें तो ई लिखा हुआ होता है। तो ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईसा से पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटना घटित हुई वो ईसा पूर्व की घटना होगी, और ईसा के जन्म से जो घटनाएं हुई है वो ईसवी, यानी ईसा के जन्म को समय का एक बिंदु मान करके उससे पहले की और उसके बाद की घटनाओं का कालक्रम निर्धारित किया गया है। अब यहां ईसवी का मतलब है ईसा के जन्म से। जैसे कि मैं एक उदाहरण देकर के समझाता हूं कि सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था वो भारत पर 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, और 326 ईस्वी में ही भारत में हम बात करें तो गुप्तकालीन
शासक थे, यानी गुप्त राजवंश का शासन था, वो 326 ईस्वी है और ये 326 ईसा पूर्व है। अब दोनों में सन तो 326 ही है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां पर ईसा पूर्व लिखा हुआ है और यहां पर ईस्वी लिखा हुआ है। तो ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा से पहले की घटना। तो यह घटना कितनी पुरानी हो गई है, इसके बारे में अपन बात करें तो 326 साल ईसा से पहले, 326 साल तो हो गए ईसा से पहले। और ईसा के जन्म को कितने साल हो गए? तो ईसा के जन्म को हो गए 2025 साल, 2025 साल तो ये, और 326 साल ईसा के जन्म से पहले की घटना है। का मतलब यह हुआ कि ये जो घटना है आज से 2351 साल पुरानी है। यह घटना जिसका हम जिक्र ईसा पूर्व के रूप में करेंगे तो 326 ईसा पूर्व का मतलब होगा 2351 साल पहले, यानी इसमें हमें 326 को 2025 में जोड़ना। एक बात। दूसरी बात, 326 ईस्वी अगर कहीं पर लिखा हुआ आ रहा है, 326 ईस्वी यानी ईसा के जन्म के 326 साल बाद की घटना है, वो पहले की है। तो ईसा के जन्म को कितने साल हुए? 2025 साल हो गए। और ईसा के जन्म के 326 साल बाद की घटना है, तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? 326 को माइनस करना पड़ेगा। यहां प्लस हो रहा है और यहां पर माइनस हो रहा है, तो यहां माइनस करेंगे, 11 में से 2 निकालेंगे तो फिर 9 बच जाएंगे यहां पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो घटना है ये 1699 साल पुरानी घटना है। ये कितनी पुरानी घटना है? 1699, 1699 साल पुरानी घटना, और ये 2351 साल पुरानी घटना, यानी कि इन दोनों ही घटनाओं में 600 और 52 साल का अंतर आ गया। तो 326 ईसा पूर्व और 326 ईस्वी में यह अंतर आएगा। इसी तरह से कोई सा भी सन हो चाहे, अगर ये ईसा से पहले का है तो उसमें 2025 प्लस कीजिए, यानी ईस्वी सन के जो जितने वर्ष निकले वो प्लस कीजिए। और अगर ईसा के बाद की घटना है तो वो माइनस करनी है। अब ये तो हमने ईस्वी और ईसा पूर्व के रूप में इनको समझ लिया है। अब अंग्रेजी में भी इनके शब्द लिखे हुए आते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया ईसा पूर्व और ईस्वी, ये तो हिंदी में लिखा हुआ आएगा। अंग्रेजी में इसके लिए पहले शब्द जो लिखा हुआ आता था वो लिखा हुआ आता था बीसी, और इसमें लिखा हुआ आता था एडी। ईस्वी के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? एडी। और ईसा पूर्व के लिए जो प्रयुक्त शब्द था वो क्या था? बीसी। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि वही ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा से पहले। और एडी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर जब ये बिफोर क्राइस्ट है तो उसका मतलब आफ्टर डेथ, यानी ईसा की मृत्यु के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम ईसा के जन्म से पहले और ईसा के मृत्यु के बाद की अगर बात करें तो ईसा का जो जीवन काल था, ईसा के जन्म से लेकर के उनके मरने तक का जितने वर्षों तक ईसा मसीह इस धरती पर रहे थे, तो उस काल का फिर क्या भाई? जन्म से पहले की घटना और मृत्यु के बाद की घटना, तो बीच के काल की घटनाओं का तो कहीं पर कोई जिक्र नहीं होगा। इसलिए इसका मतलब आफ्टर डेथ नहीं है, इसका मतलब है एनो डोमिनी। इसका मतलब क्या है? एनो डोमिनी, यानी ईसा के जन्म से, जिस दिन ईसा का जन्म हुआ उस दिन से जो घटनाएं घटित हुई वो एडी में आएगी, और ईसा के जन्म वाले दिन से पहले की जितनी भी घटनाएं हैं वो बीसी में।
अब जो एक नया शब्द इतिहास की पुस्तकों में मिलता है, अब आपको एडी नहीं मिलेगा, बीसी नहीं मिलेगा। अब जो नया शब्द है वो आपको मिलेगा बी सी ई। अब जो नया शब्द मिलेगा वो क्या मिलेगा? बी सी ई। और यहां पर जो शब्द मिलेगा वो क्या मिलेगा? सी ई। सी दैट मीन्स कॉमन एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म को सामान्य युग की संज्ञा दी है। कॉमन एरा दैट मीन्स सामान्य युग। तो सामान्य युग से पहले और सामान्य युग से जो घटनाएं शुरू हुई है वो, तो सीई इनके लिए ईसवी, एडी और सीई इनका मतलब एक ही है। और ईसा पूर्व बीसी और बीसी ही इनका मतलब एक ही है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए सभी के लिए कि बीसी और एडी में क्या फर्क है, बीसीई और सीई में क्या फर्क है, ये क्लियर हो गई। चलो अब अपन सभ्यताओं का अगला टॉपिक उठाते हैं। जब हम प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ रहे होते हैं तो इन प्राचीन सभ्यताओं के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताएं, ये लगभग हमने सारी समझ ली है। इसके बाद का जो काल आता है वो वैदिक काल या यूं कहे महाभारत काल है। बाद का जो काल है, क्योंकि यहां पर भी हमने पढ़ी तो बिखरी हुई सभ्यताओं को पढ़ा। राजस्थान का चूंकि जो इलाका है वो बहुत विस्तृत इलाका है और उस विस्तृत इलाके को अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना गया। क्योंकि जैसा कि अपन राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान को राजस्थान नाम तो जो है वो बहुत बाद में 19वीं सदी में आकर के मिलता है। उससे पहले तो उसका नाम राजस्थान था ही नहीं, उससे पहले राजपूताना था और राजपूताना से पहले उसके अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम थे। तो वो नाम क्या क्या थे, किस काल में किस नाम से जाना जाता था, अगर उन नामों को अगर हम, क्योंकि वहां से प्रश्न आता है, तो उनको हम समझ लें तो इतिहास को समझने में आसानी होगी। इसलिए अब ये जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा विभिन्न कालों में राजस्थान के प्राचीन नाम। और ये कैसे है? क्षेत्रवार नाम बता रहा हूं। क्षेत्रवार पूरा जो आज का जो हम सीमाएं देखते हैं, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, राजनीतिक सीमा जो है कि भाई ये राजस्थान है, वो पूरा का पूरा राजस्थान नहीं था, ये बाद की बातें हैं। उससे पहले जो आज हम जिसे राजस्थान कहते हैं, उस राजस्थान के क्षेत्र में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों के क्या नाम थे, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं महाभारत काल की। महाभारत काल, महाभारत काल में कुछ जो क्षेत्र है उनके नाम इतिहास में आते हैं। महाभारत काल में, महाभारत में भी उनका उल्लेख हुआ, महाभारत में भी उल्लेख हुआ है और रामायण में भी राजस्थान के कुछ हिस्सों का, वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख हुआ है। तो महाभारत काल में जो प्रमुख क्षेत्र जिनका उल्लेख हुआ है वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहला जो है वो है उल्लुक प्रदेश। सबसे पहला जो प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश है? उल्लुक प्रदेश, या इसे कुरु भी कहा गया महाभारत काल में। हां, कुरु या उल्लुक प्रदेश जिस क्षेत्र को कहा गया, हालांकि ये पूरा का पूरा इलाका दिल्ली और उसके आसपास का था, लेकिन इसमें राजस्थान का कुछ हिस्सा शामिल था। तो इसमें राजस्थान का कौन सा हिस्सा शामिल था? तो जयपुर और अलवर जिले का
उत्तरी भाग, आज का जो जयपुर जिला है उसका और अलवर जिला है उसका उत्तरी भाग जो था वो उलुक प्रदेश या कुरु प्रदेश में शामिल किया जाता था, ये महाभारत काल में। दूसरा जो है सेकंड उलुक प्रदेश के बाद में वो था मच्छ या मत्स्य, मच्छ या मत्स्य। तो इसमें क्या था, अलवर का दक्षिणी पूर्वी एवं जयपुर का पूर्वी भाग, इसको मच्छ या मत्स्य देश के नाम से जाना जाता था। और ये किस काल में, महाभारत काल में। देखो काल जब बदलता है तो क्षेत्रों के नाम भी बदलते हैं। ये जो मैं नाम बता रहा हूं ये महाभारत कालीन है। महाभारत काल में उलुक प्रदेश या कुरु, जयपुर और अलवर जिले का उत्तरी भाग, कुरु में बाकी हिस्सा भी शामिल था जिसमें कुछ हिस्सा हरियाणा और जो दिल्ली एनसीआर का आता है वो शामिल था। मच्छ और मत्स्य जो था इसमें जयपुर का पूर्वी भाग शामिल होता था और अलवर का दक्षिणी पूर्वी भाग शामिल होता था। इसमें ये मत्स्य है, तो मत्स्य या मच्छ। और तीसरा जो क्षेत्र था वो था जांगल। प्रदेश, महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना गया, तो आज का बीकानेर, नागौर और जोधपुर जिले का कुछ हिस्सा जो कि बीकानेर और नागौर से लगा हुआ है, ये जांगल प्रदेश में शामिल हुआ करते थे। महाभारत काल में केवल इन्हीं क्षेत्रों के नाम आए हैं। उलुक प्रदेश या कुरु का आया है, मच्छ या मत्स्य का आया है और इसके अलावा जांगल प्रदेश का नाम आया है। और जांगल प्रदेश मेनली जो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र था उसे जांगल कहा जाता था, लेकिन उसमें नागौर और जोधपुर का हिस्सा भी शामिल था। तो ये जांगल प्रदेश था। महाभारत काल के बाद में महाजनपद काल में, महाजनपद काल में कौन कौन से महाजनपद राजस्थान में अवस्थित थे। महाजनपद काल की बात करें तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ईसा की 6ठी शताब्दी की, ईसा से पूर्व, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात करें। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा घाटी में, गंगा और यमुना की घाटियों में महाजनपदों का उदय हुआ। छोटे छोटे जनपद थे, उनको मिला करके और बड़े महाजनपदों ने अपना रूप ग्रहण कर लिया था। मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। ऑल ओवर 16 महाजनपद थे जिनका उल्लेख जो है वो बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र में हुआ है। 16 महाजनपद, वैसे तो बहुत सारे जनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जिन 16 का उल्लेख सब जगह मिलता है, भगवती सूत्र में भी मिला है, अंगुत्तर निकाय में भी मिला है, वो 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में से 3 राजस्थान में अवस्थित थे। राजस्थान में अवस्थित महाजनपद कितने थे? 3। और उन 3 के बारे में पूछा जाता है। और उनमें सबसे पहला महाजनपद, तो पहला महाजनपद था यही जिसको अभी अपने मत्स्य प्रदेश कहा था ना, अब ये महाजनपद था, मत्स्य महाजनपद।
कौन सा क्षेत्र था? मत्स्य महाजनपद का कौन सा क्षेत्र था? तो आज का अलवर, जयपुर तथा भरतपुर जिले का क्षेत्र। अलवर, जयपुर और अलवर से लगा हुआ भरतपुर का भाग जो था, ये मत्स्य जनपद का पार्ट हुआ करते थे। कब? महाभारत काल में। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? महाजनपद काल में जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले महाभारत काल की बात की, यहां समझने वाली बात है कि महाभारत काल में जो कुरु था वो अलवर और जयपुर का उत्तरी भाग था, और मत्स्य जो था उसमें अलवर और जयपुर का कुछ हिस्सा, यानी अलवर का दक्षिणी पूर्वी और जयपुर का पूर्वी भाग, ये शामिल था। राजधानी जो थी इसकी वो कौन सी थी? बैराट या विराटनगर। जो सभ्यता हमने पढ़ी, विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। और महाभारत काल में विराटनगर में वहां के राजा के यहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, और अभिमन्यु के साथ में जिस उत्तरा की शादी हुई थी वो विराट नगर की ही राजकुमारी थी। तो ये मत्स्य महाजनपद। मत्स्य के बाद में दूसरा जो महाजनपद महाजनपद काल में था वो था सूरसेन। सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद आज का जो धौलपुर, करौली और भरतपुर जिला है। भरतपुर जिले का जो अलवर से लगता हुआ भाग है वो तो मत्स्य में था, और धौलपुर, ये जो धौलपुर से लगता हुआ भरतपुर का भाग है वो सूरसेन जनपद में था। अब ये जो सूरसेन जनपद है ये केवल राजस्थान में नहीं था, राजस्थान के अलावा आज के उत्तर प्रदेश में भी ये विस्तृत था। राजस्थान के ये 3 जिलों में ये महाजनपद था, और इस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। राजधानी थी मथुरा। कई बार यह प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में था या नहीं था? तो राजधानी थी मथुरा। 2 महाजनपद हो गए। तीसरा जो महाजनपद था वो था कुरु। कुरु महाजनपद था। ये जैसा कि अभी मैंने महाभारत काल के बारे में बताया कि महाभारत काल में दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो था वो कुरु क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और महाजनपद काल में भी कुरु का वही क्षेत्र था, और इसमें शामिल थे जयपुर एवं अलवर जिले का वही उत्तरी भाग। अलवर जिले का उत्तरी भाग, जयपुर और अलवर जिले का उत्तरी भाग कुरु महाजनपद में शामिल था, और इसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। इसकी राजधानी हस्तिनापुर या बाद में इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर और बाद में इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। यह जनपद कौन सा था? कुरु। तो राजस्थान में 3 जनपद, मत्स्य, सूरसेन और कुरु, 3 जनपद राजस्थान में
थे, यानी उनका क्षेत्र राजस्थान में विस्तृत था। राजस्थान के अलावा भी उनका विस्तार था, यहां था। एक विशेष बात चलते चलते जो मैं बता देता हूं, ये नोट के रूप में आप लिखें। महाजनपद काल में, कालांतर में महाजनपद काल जो चल रहा था, इसी दौरान मत्स्य, सूरसेन और कुरु जनपद थे। उसी दौरान कालांतर में अलवर जिले में के क्षेत्र में साल्व जनपद, कौन सा जनपद? साल्व जनपद, तथा भरतपुर क्षेत्र में राजन्य जनपद, का उदय हुआ। यानी कि ये जनपद ही थे, महाजनपद नहीं थे, ये क्लियर कर ले। राजस्थान में कितने महाजनपद थे? तो उत्तर तीन ही देना है। तीन ही थे, कुरु, मत्स्य और सूरसेन। लेकिन बाद में छोटे छोटे जनपद भी थे और उनमें दो महत्वपूर्ण जनपद थे। एक साल्व जनपद जो कि अलवर जिले में, आज का जो अलवर जिला है उस क्षेत्र में, और राजन्य जनपद जो है वो भरतपुर का जो क्षेत्र है वहां पर थे। तो आज हमने कुछ सभ्यताओं के बारे में जानकारियां हासिल की। उसके बाद में हमने महाभारत काल और महाजनपद काल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के क्या नाम थे वो पढ़े। अगली क्लास में हम मौर्य काल में, गुप्त काल में और राजपूत काल में विभिन्न क्षेत्रों के क्या नाम थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में लगातार हम विभिन्न राजवंशों का जो शासन राजस्थान में रहा था, राजस्थान का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास लगातार आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका बंद नहीं होता है क्या? यहां से